सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, अभी हाल ही में हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं इन्होंने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अभी एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम क्या है? तो आंसर होगा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। और हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। तो अभी उन्होंने ही आर्द्र भूमि बचाओ अभियान को शुरू किया है। ये अभियान आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में भारत में कितनी वेटलैंड साइट्स हैं, यानी कि आर्द्र भूमि स्थल है, तो आंसर होगा 75 है। और पहली कौन सी थी भारत में? तो उड़ीसा की चिल्का लेक है। पूछूं अगर सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो आंसर होगा तमिलनाडु में है, 14 है। याद रखना, वेटलैंड्स को ही पृथ्वी की किडनी कहा जाता है और पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? अमेजन वर्षावनों को। वैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं हम? 2 फरवरी को। क्यों मनाते हैं 2 फरवरी को? आपको याद होगा 2 फरवरी 1971 1971 में ईरान के रामसर स्थान पे एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों को, यानी कि वेटलैंड्स को, यानी कि दलदली भूमियों का संरक्षण करना। और भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट सुंदरबन साइट है। अच्छा, इस बार का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था उसकी थीम क्या रही? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा। ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। एक्चुअली में यूनेस्को के द्वारा विरासत का टैग अमूर्त स्मारकों को दिया जाता है, लेकिन दुनिया में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को विरासत का टैग दिया जाएगा, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, अमूर्त धरोहर हम किसे कहते हैं? यानी कि इससे आप अंग्रेजी में बोलोगे इंटेंजिबल साइट्स, मतलब जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया, जैसे कि कोई पूजा हो गई, तो ये कहलाएंगी अमूर्त धरोहरें। और मूर्त धरोहर यानी कि टेंजिबल साइट्स जिसे आप छू सकते हो, जैसे कि कोई महल हो गया, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई। तो हमने यही कहा, ये जो टैग है ये अभी तक अमूर्त स्मारकों को दिया जाता था, लेकिन पहली बार इसे मूर्त स्मारक को, यानी कि इस यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। कहां पर है ये? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है ये। और जब 1922 में विश्व भारती सोसाइटी को एक संगठन के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, रजिस्टर नहीं किया गया था, तो इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया था। और संस्थान को फिर वर्ष 1951 में 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति प्रधानमंत्री हैं, चांसलर प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, यूनेस्को की हम बात करते हैं। पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। अब बात करें भारत में कितने विश्व विरासत स्थल है, तो 40 हैं। 40वें नंबर का था गुजरात का धोलावीरा, जिसका स्थानीय नाम है कोटड़ा दा तिम्बा। ये एक हड़प्पा स्थल है। और इससे पहले 39 नंबर का था रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर आप बोल दो, जो कि तेलंगाना में है। और इन 40 को अगर डिवाइड करें तो 32 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है, और एक विश्व की एकमात्र मिश्रित स्थल है। कौन? कंचनजंगा नेशनल पार्क। और अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, तो 2 हैं, अहमदाबाद और जयपुर। अगर आपसे पूछे कि भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं, अमूर्त धरोहरें यानी कि इंटेंजिबल साइट्स कितनी है, तो आंसर होगा 14 है। और 14 नंबर की थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा था, यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह शहर है ओडेशा, उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अच्छा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हो गए? 40 है। भारत में वर्तमान में अभी तक बात करें तो रामसर स्थल कितने हैं? तो 75 है। और अभी हमने पढ़ा था कि भारत में जैव विविधता विरासत स्थल कितने हो गए? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट 37 हो गए हैं। 37 नंबर की थी लद्दाख की याया तसो झील। तो इतना आप पॉइंट टू पॉइंट याद रख लेना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो काला घोड़ा कला महोत्सव 2023
इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ अभी 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 2023 तक। और इस फेस्टिवल में नृत्य, कला, संगीत, हैंडीक्राफ्ट और भी कई तरह की प्रदर्शनी देखने को मिली। ये एक आर्ट फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत होती है 1999 से। अच्छा, इसका नाम काला घोड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिण मुंबई में एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे काले घोड़े की मूर्ति लगी हुई है, तब से इसको काला घोड़ा नाम दिया गया। ये जो महोत्सव है ये हर साल फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और दूसरे रविवार तक चलता है। महाराष्ट्र में हम और भी महोत्सव मनाते हैं, जैसे कि गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, पोला महोत्सव मनाया जाता है, एलिफेंटा महोत्सव मनाया जाता है, कालिदास समारोह यहाँ पे होता है। अच्छा, अगर करंट अफेयर्स की बात करें कि अभी एक आध महीने में कौन कौन से महोत्सव हमने पढ़े थे, तो एक तो सरस मेला अभी आयोजन हुआ था इसका जम्मू कश्मीर में। अभी अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के बारे में हमने पढ़ा था, 36वां संस्करण था, हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजन हुआ। और इसमें थीम स्टेट कौन से हैं? उत्तर पूर्वी राज्य हैं हमारे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। और पार्टनर देश की बात करेंगे तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश हैं वो। अभी 8वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ था भोपाल में। अभी माघी मेले का आयोजन किया गया था पंजाब में। अभी बिहू फेस्टिवल का आयोजन हुआ था असम में। गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में हुआ। चेरा महोत्सव मनाया हमने छत्तीसगढ़ में। धानु यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ था उड़ीसा में। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन हुआ था केरल में। संगाई फेस्टिवल का आयोजन हुआ मणिपुर में। लुसाफॉन महोत्सव का आयोजन हुआ गोवा में। अभी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो ये कुछ महोत्सव अभी हमने पढ़े थे एक आध महीने के अंदर अंदर, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया? तो आंसर होगा मोंटी देसाई। तो अभी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर का स्थान लेंगे। देखो, नेपाल की बात करें तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल क्या इसकी? काठमांडू है। और यहीं पे किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का। करेंसी नेपाली रुपया हो गई। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और इसके प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बने थे। अच्छा, नेपाल के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं। और अभी एक नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ का नाम न्यूज में था, डॉक्टर सेंडुक रुइट उनका नाम था। अभी इन्हें मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 मिला था। बहरीन देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार है ये। याद रखना, भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश आपका नेपाल ही है। और अभी माधव नारायण महोत्सव यहाँ पे मनाया गया था नेपाल में, जहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? तो आंसर होगा अप्सरा अय्यर। तो अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल में द्वितीय वर्ष की एक भारतीय अमेरिकी छात्रा है, क्या नाम है? अप्सरा अय्यर। और अभी इनको प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया, जो इस प्रतिष्ठित प्रकाशन के 136 साल के इतिहास में इस पद पर नामित होने वाली समुदाय की पहली महिला बन गई है। और वैसे बात करोगे तो ये इसकी 137वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की बात करें तो ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित एक ऐसी संस्थान है। बाकी देखो, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की बात करें तो ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित एक ऐसी संस्था है जो विधि क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले जनरल के लेखों की समीक्षा और चयन का काम करती है। तो इनका नाम याद रखना, अप्सरा अय्यर है। आप जानते हो अरुणा मिलर का नाम? अभी अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी ये। और क्लोडाइन गे का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी थी। और नीमत मिनोचे शाफिक की बात करें तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये नाम आपके न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, फरवरी 2023 में सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया? तो आंसर होगा 2026। तो अभी सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। और ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कोविड के कारण योजना का कार्यान्वयन काफी प्रभावित हुआ था। बात करें प्रधानमंत्री कुसुम योजना की तो इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और इस योजना का लक्ष्य क्या है कि 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ
2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना, ये इसका लक्ष्य था। क्या होता क्या इसमें किसानों को सौर पंप, मतलब जो सोलर ऊर्जा से चलते हैं, वो वाटर पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं कुछ भारत सरकार की इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनका आपको रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का नाम आता है। पहले बात करते हैं उसको कब और कहां से लॉन्च किया गया था। तो 24 फरवरी 2019 को वो लॉन्च हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जिसमें आपको पता है क्या होता है, किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त दी जाती है साल भर में, यानी कि टोटल 6,000 रुपए मिलते हैं। एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। वो कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2017 को। इसमें क्या होता है, इस योजना में गर्भवती महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म पे 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अटल पेंशन योजना के बारे में आपने सुना है, कब शुरू हुई थी? 1 जून 2015 को। एक सौभाग्य योजना के बारे में आपको बताएं, 25 सितंबर 2017 को ये शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों को विद्युतीकरण करना, मतलब उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करना। एक प्रधानमंत्री जनधन योजना तो आपको याद है ही सही, ये कब शुरू होती है? 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है और इसका आदर्श वाक्य है, मेरा खाता भाग्य विधाता। और एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको याद होगा, ये 2015 में शुरू होती है, 15 जुलाई 2015 को। एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको याद होगा, ये भी 2015 में शुरू होती है, 8 अप्रैल 2015 को। यहाँ पे मुद्रा का भी फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मतलब आप कोई छोटा मोटा उद्योग स्टार्ट करना चाहते हो तो पैसा दिया जाता है। इसी तरह से एक स्टार्टअप इंडिया पहल आपको पता है, वो भी 2015 में शुरू होती है, 15 अगस्त 2015 को। इसी तरह से आपने सुना है स्टार्टअप इंडिया के बारे में। स्टार्टअप इंडिया जो पहल है, वैसे इसकी घोषणा भी 2015 में ही होती है, 15 अगस्त 2015 को, और ये शुरू होती है 16 जनवरी 2016 को। और 2015 में आपकी एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू होती है, 19 फरवरी 2015 को। कहां से? राजस्थान के सूरतगढ़ से। और इसका नारा क्या है इसके लिए? स्वस्थ धरा खेत हरा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 को शुरू होती है, 13 जनवरी 2016 को। तो भारत सरकार की ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाती है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में हरित बॉन्ड यानी कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंदौर। तो इंदौर नगर निगम ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। और इस बॉन्ड के जरिए निगम की 244 करोड़ रुपीस जुटाने की योजना है। एक बार मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड के जरिए जो सरकार होती है वो जनता से, आम लोगों से पैसा जुटाती है, उसके बदले में जनता को ब्याज दिया जाता है और एक निश्चित समय के बाद उनको उनका पैसा भी लौटा दिया जाता है। अब ये तो हो गया बॉन्ड का मतलब। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? ग्रीन से आप क्या समझते हैं? हरित ऊर्जा, यानी कि ग्रीन एनर्जी, या यूं कह दूं रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो लोगों से पैसा जुटाया जाएगा वो हरित ऊर्जा परियोजनाओं में लगाया जाएगा। और यहाँ पे पर्टिकुलर बात करेंगे तो ये जो 244 करोड़ रुपए जनता से जुटाएंगे, इस राशि का इस्तेमाल 60 मेगावाट कैपेसिटी का एक सोलर प्लांट लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ पे लगाएंगे ये भी बता दिया इन्होंने, इंदौर के वाटर पंप स्टेशन पर ये सोलर प्लांट लगाया जाएगा। और इसके लगने से क्या होगा, जो 5 से 6 करोड़ रुपए का बिजली का बिल आता है वो बचेगा, वो सेव होगा, पर्यावरण में सुधार होगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो याद रखना, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंदौर बन गया। अच्छा, बॉन्ड से हम एक और प्रश्न याद कर सकते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड भी जारी किया था। बाकी देखो, इंदौर से आप जानते ही हो, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर ही है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इंदौर में। अभी आपको याद होगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हमने मनाया था, और इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया? इंदौर में। और अभी हमने पढ़ा था पिछले साल, भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा इंदौर। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना, अगर 1 लाख से ज्यादा आबादी में पूछेंगे तब इंदौर आंसर होगा, लेकिन अगर 1 लाख से कम आबादी में पूछेंगे तो फिर आंसर बदल जाएगा, फिर आपका आंसर होगा पंचगनी, महाराष्ट्र टॉप पर है। बाकी आप जानते हो, अभी 2022 में इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता था।
और अभी इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रख दिया गया। अभी इंदौर में लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, ऐसी घोषणा हुई थी। तो इन सब कारणों से इंदौर न्यूज में था, ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कैनरा बैंक के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा के सत्यनारायण राजू को। तो अभी केंद्र सरकार ने के सत्यनारायण राजू को कैनरा बैंक का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने एलवी प्रभाकर का स्थान लिया। कैनरा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और उसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अच्छा, कैनरा बैंक से एक प्रश्न आपको याद आएगा। अभी हमने पढ़ा था कि अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया। इसमें प्रश्न ये पड़ा था कि इसे किस बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था? तो आंसर होगा कैनरा बैंक और इसकी टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। बाकी अजय कुमार श्रीवास्तव अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने थे। सुंदररमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बने थे आशीष कुमार चौहान। और चौहान से याद आएगा, अभी हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम है अनिल चौहान। और गंजी कमलावी राव फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये सीईओ बने थे। ध्यान रखना, ये नाम पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि शहरी, इसको 2024 तक बढ़ा दिया गया। आपसे पूछ रहे हैं इससे शुरू कब किया गया था? तो आंसर होगा 2015 में। तो अभी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं कौन? हरदीप सिंह पुरी। अभी उन्होंने ही घोषणा की है कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसे 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था 2024 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना, लेकिन ऐसा तो किया नहीं गया। तो अभी हमने इसको आगे बढ़ा दिया, 2024 टारगेट रख दिया। और वैसे आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अच्छा, ये तो शहरी वाली योजना हो गई, अर्बन। एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। अर्बन वाली, शहरी वाली तो 2015 में और ग्रामीण वाली 2016 में। और ग्रामीण वाले का भी टारगेट यही था 2022 तक सभी ग्रामीणों के लिए आवास उपलब्ध कराना। लेकिन कुछ समय पहले, अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि इसे भी बढ़ा दिया गया था, मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था। और अभी अर्बन वाली को भी बढ़ा दिया गया। अच्छा, यहाँ पे 2 योजना मैं आपसे और पूछूंगा। एक उज्ज्वला योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो बताओ उज्ज्वला योजना, इसका संबंध किससे है? एलपीजी गैस कनेक्शन सबको पता है। शुरू कब होती है और कहां से होती है? तो 1 मई 2016 को ये शुरू होती है बलिया यूपी से। इसी कारण से हमने अभी 2022 से 1 मई को उज्ज्वला दिवस भी मनाना शुरू किया है। ये एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एरॉन फिंच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपसे पूछ रहे हैं ये किस देश के प्लेयर है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियाई पुरुष T20 कप्तान एरॉन फिंच ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं, एरॉन फिंच ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को पहला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खिताब दिलवाया था। और अभी रिटायरमेंट से आपको याद आएगा, साउथ अफ्रीका के हासिम अमला ने भी क्रिकेट की सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। उससे पहले आपने पढ़ा था आयरलैंड के केविन ओब्रायन ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। और ऑस्ट्रेलिया से आपको याद आएगा 2022 में जो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। और एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है जिनका नाम है ताहलिया मैकग्रॉ, अभी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। जबकि मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया सूर्य कुमार यादव को। अभी काफी सारे अवार्ड्स हमने पढ़े थे, कुछ मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि अभी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है बेन स्टॉक को, ये इंग्लैंड के प्लेयर है। वहीं महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया नेट साइवर को, ये भी इंग्लैंड की है। और अभी नेट साइवर, इनको महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया। अभी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली है? पाकिस्तान के बाबर आजम को। और राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी मिली है नेट साइवर को। और वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया रेणुका सिंह को। जबकि स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला है नेपाल के आसिफ शेख को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम अभी न्यूज में थे और ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, इनको याद रखना। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं।
तो पहला प्रश्न है, किसने तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा आईटीबीपी ने। फिर आपसे पूछा किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा डॉक्टर पेगी मोहन ने। फिर आपसे पूछा अभी फरवरी 2023 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया, किस वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? अभी 2023 में ही। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में कहां एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। फिर आपसे पूछा अभी किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा रिकी केज ने। फिर आपसे पूछा अभी महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 फरवरी को। फिर आपसे पूछा अभी फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शमिका रवि को। और फिर पूछा आपसे किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात यात्रा शुरू की? तो आंसर होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। और अगला प्रश्न था अभी किस देश ने अभी 4 फरवरी 2023 को नमो नमो मठ अ स्टेप टूवर्ड्स अ सेंचुरी थीम के तहत स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो आंसर होगा श्रीलंका। अब हम क्या करेंगे, 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ये किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। फिर बताइए दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये मैसूर और किसके बीच चली? तो आंसर होगा चेन्नई। तो दक्षिण भारत की पहली मैसूर और चेन्नई के बीच चली ये। और पूरे भारत की पहली पूछेंगे तो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच। निर्माण कहां पे हो रहा है याद रखना, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। अगला प्रश्न है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो आंसर होगा मुंबई ने जीती है, पहली बार मुंबई ने जीती है। किसे हराया? हिमाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न है अभी स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नीरज चोपड़ा को। इनका संबंध भाला फेंक से है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर को। फिर अगला प्रश्न है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस वर्ष के अंत तक उड़ीसा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा 2023 तक। अगला प्रश्न है इसमें पूछ रहे हैं अभी T20 विश्व कप 2000 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता, पाकिस्तान को हराया था। कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र नाम है तशीगंग, ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कौन सा देश 2025 में चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा इंग्लैंड। और पहली बार ये एशिया के बाहर होंगे, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला प्रश्न है किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो आंसर होगा 2022 को। तो आप देखना 2022 के डेली हम जो ये टॉप 10 करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। अच्छा, अब जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं, अब आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब असली टेस्ट आप लोगों का होने वाला है। आपके सामने 5 स्टैटिक प्रश्न आएंगे, उसके बाद 5 साइंस के प्रश्न आएंगे। कोशिश करना पहले उत्तर करने की। तो ये रहे प्रश्न आपके सामने। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार पार नहीं करती है? तो आंसर होगा निग्रो। निग्रो नदी के बारे में बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी काले पानी की नदी है। निग्रो अमेजन जो नदी है उसकी सबसे बड़ी बाई सहायक नदी है। अच्छा, कौन सी किस रेखा को 2 बार काटती है? कौन कौन सी नदी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। और अफ्रीका में जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23.5 डिग्री साउथ। और भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी काटती है। ये तीनों कई बार मैं पॉइंट्स आपको करंट अफेयर्स वाली क्लास में बता चुका हूं, आपको याद होने चाहिए। और अगर कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, वैसे ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा रहे हैं स्टैटिक और साइंस वाले, इनकी मैंने क्विज भी बना करके डाल दी है ताकि आप जब भी समय हो इनकी प्रैक्टिस भी कर सको। क्योंकि डेली तो हम 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो 5-5 करते करते क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन अच्छा खासा बैंक हो जाएगा आपके पास। एक महीने में 150 क्वेश्चन आप स्टैटिक के कर लोगे, 150 क्वेश्चन आप साइंस के कवर कर लोगे। तो उनको रिवाइज करना में दिक्कत आएगी, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो इसीलिए क्विज बना रहा हूं मैं, और वहां पे इस तरह के एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, तो वो एक्सप्लेनेशन भी आप चाहो तो देख सकते हो। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, अभी तक तो सेशन में मैंने आपको बोला नहीं, लेकिन एक बार याद दिला दूं, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, नहीं करा तो, और अपने दोस्तों के साथ में अपनी स्टडी ग्रुप में प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंडवानी ये किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी यांगतीसी नदी है, चाइना में है ये। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका में बहती है। अगला प्रश्न है
कि भूमध्य रेखा ये किस अफ्रीकी झील से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा विक्टोरिया लेक। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य या आंध्र प्रदेश है। ये आपके टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न हो गए। अब आपके सामने आएंगे टॉप 5 साइंस के प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि किसकी उपस्थिति के चलते जो मनुष्य है वो गाय की भांति घास को नहीं पचा पाते हैं? तो आंसर होगा घास में सेल्यूलोज होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस को किसके द्वारा एक कोशी द्रव्य से अलग किया जाता है? तो आंसर होगा केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला प्रश्न है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो इनमें से उत्तर होगा केंचुआ, अर्थवर्म। फिर अगला प्रश्न है, आहार नली में अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा यानी कि फैट्स के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आंसर होगा पित्त रस और अग्नाशय रस, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना इन टॉप 10 क्वेश्चन में साइंस और स्टैटिक वालों में कितने प्रश्न आपके सही करे। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर मैस्कॉट क्या है? तो आंसर होगा आशा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ, 7 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स के क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो इसमें टॉप किया है नरेंद्र कुमार ने, कांग्रेचुलेशन नरेंद्र। उसके बाद आकाश है, कैप्टन MV रोशन है और आलोक यादव है। आप सभी को कांग्रेचुलेशन। और बाकी सभी स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि क्विज जरूर लगाया करें, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये तो आपको क्विज में मिलेंगे, इसे प्रैक्टिस के लिए बाकी 5-6 क्वेश्चन में पुराने महीने के भी तो ऐड कर रहा हूं। पुराने महीने यानी कि 5-6 महीने कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं वो 5-6 प्रश्न, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो रिवीजन करते रहिए, अच्छा तरीका मिल रहा है आपको रिवीजन करने का, उसका फायदा उठाएं और सेशन को लाइक और शेयर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।